हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 3 ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, जो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सेक्शन 3 बात करता है एग्जेम्पशंस के बारे में। एग्जेम्पशंस मतलब क्या होता है? एग्जेम्पशन सीधा सीधा कहता है कि इस एक्ट में जो भी बात कही गई है वो अप्लाई नहीं होगी। अब किन बातों पर या किन चीज़ों पर अप्लाई नहीं होगी वो इसके सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 से पता चलता है। तो सबसेक्शन 1 बात करता है कि कोई भी एक ऐसा एकोमोडेशन जो किसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को बिलोंग करता है या किसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, तो ऐसे एकोमोडेशन पर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 अप्लाई नहीं होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है क्लॉज 1 का, ये बात करता है कोई भी एक ऐसा बोर्ड या कोई भी कॉरपोरेशन, ठीक है, कोई भी ऐसा बोर्ड या कॉरपोरेशन जो प्रमोटेड है, ये मतलब जिसको स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, या कोई ऐसा बोर्ड या कॉरपोरेशन जो कोई गवर्नमेंट ओन कर रही है, तो ऐसे बोर्ड या कॉरपोरेशन के पास जो एकोमोडेशन है या बोर्ड या कॉरपोरेशन जो प्रमोटेड है गवर्नमेंट के द्वारा या ओन की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, वो बोर्ड और कॉरपोरेशंस पर भी छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 3 का क्लॉज 2 क्या बात करता है कि कोई भी अदर बिल्डिंग्स, ठीक है, कोई भी अदर बिल्डिंग्स या कोई भी अदर कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग्स, और लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ एग्जाम के लिए की पॉइंट और एंड कॉमा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उसे ध्यान में रखिएगा। एनी अदर बिल्डिंग या कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग, कोई भी ऐसा बिल्डिंग या कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेशली एग्जेम्प्ट किया है कि इन बिल्डिंग्स पर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, और ये एग्जेम्पशन गवर्नमेंट करती है पब्लिक इंटरेस्ट में। तो सिंपल सा इसका कंक्लूजन ये है कि कोई भी ऐसा एकोमोडेशन जो बिलोंग करता है किसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को, या कोई भी ऐसा एकोमोडेशन जो ओन किया जाता है किसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को, या फिर कोई भी बोर्ड या कॉरपोरेशन जो प्रमोट किया गया है किसी गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई भी बोर्ड या कॉरपोरेशन जो ओन किया गया है किसी गवर्नमेंट के द्वारा, उन पर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता। सब क्लॉज 2 सिंपल सा बात करता है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू बिल्डिंग्स या कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग्स को एग्जेम्प्ट कर सकती है कि उन बिल्डिंग्स पर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं होगा, और ये एग्जेम्पशन गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। आई होप ये सेक्शन आपको बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन के तरफ बढ़ते हैं। ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दिस इज सेक्शन नंबर 4 ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, जो बात करता है टेनेंसी एग्रीमेंट के। आप इसका सेक्शन नंबर भी याद रखिए। दिस इज सेक्शन नंबर 4। अब सेक्शन नंबर 4 का पहला जो क्लॉज है वो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है। मतलब ये क्या कह रहा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 107 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 107 में जो बातें लिखी गई हैं उन बातों को अलग कर दीजिए। उन बातों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इनमें अगर अगर आप एग्रीमेंट पे एंटर कर रहे हैं तो जो चीज़ सेक्शन 4 में यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक मेंशन की गई है एंड तक, आपको उन बातों का ध्यान रखना है। आप अगर रेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आपको इन बातों का कंप्लायंस करना है, ठीक है। तो ये क्या कहता है? नो पर्सन शैल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट लेट और टेक ऑन रेंट एनी एकोमोडेशन एक्सेप्ट बाय एन एग्रीमेंट इन राइटिंग। मतलब इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद अगर आप लीज पर देते हैं या आप लीज पर रहते हैं, मतलब अगर आप कोई चीज़ को रेंट कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ को रेंट पे दे रहे हैं या कोई बंदा रेंट पे ले रहा है, दोनों एस्पेक्ट इसका कवर है, लेट और टेक। तो इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद
अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी एकोमोडेशन को रेंट पर दे रहे हैं या रेंट पर ले रहे हैं, तो आप उसे रेंट पर तब तक नहीं दे सकते जब तक आप उसके लिए एक एग्रीमेंट इन राइटिंग नहीं कर लेते। ठीक है, तो ये एक कंपल्सरी क्लॉज है, यहाँ वर्ड है शैल, मतलब राइटिंग में ही एग्रीमेंट होना चाहिए आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, फिर आगे बात की जा रही है वेयर इन रिलेशन टू टेनेंसी क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। अब ऐसी टेनेंसी, ये तो हमने बात कर लिया कि जो टेनेंसी पहले इस एक्ट कमेंसमेंट के बाद क्रिएट की गई है वो राइटिंग में होनी चाहिए। अब ऐसी टेनेंसी जो इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले क्रिएट की गई है, उन पे हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा वो हम देखेंगे। सब क्लॉज ये कह रहा है एन एग्रीमेंट इन राइटिंग वॉज ऑलरेडी एंटर्ड इन टू शैल बी फाइल्ड बिफोर द रेंट कंट्रोलर। अब सेक्शन नंबर 4 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए ये बात करता है कि मान लीजिए कोई एक टेनेंसी एग्रीमेंट है, वो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के कमेंसमेंट से पहले क्रिएट की गई हो, तो उसमें कैटेगरीज डिवाइड किया गया है कि क्या क्या केसेस हो सकता है। तो पहला केस ये है कि अगर टेनेंसी जो कमेंसमेंट से पहले क्रिएट की गई हो और वो टेनेंसी जो है वो जो टेनेंसी का एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी रिटन में है, तब क्या करना पड़ेगा? तब जाके आपका जो एग्रीमेंट है, टेनेंसी एग्रीमेंट है जो पहले से रिटन में है, उसको आपको रेंट कंट्रोलर के पास जाके अपने एग्रीमेंट को फाइल करना होगा। ये है हमारा पहला केस, पहला सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या है? अगर कोई एग्रीमेंट राइटिंग में नहीं है ऐसे टेनेंसी के रिलेशन में जो इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले की गई हो, ठीक है, तो जो लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है उन पे ये ड्यूटी है, वर्ड शैल का यूज़ किया गया है, उन पे ये ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है उनकी कि वो लोग एक एग्रीमेंट बनाएंगे राइटिंग में अपने टेनेंसी के अकॉर्डिंग, अपने टेनेंसी के से रिलेटेड, और उस एग्रीमेंट को फाइल करेंगे रेंट कंट्रोलर के पास जाकर। ठीक है, सेकंड, पहले इसको समझना बहुत ही सिंपल है, ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये दो सिनेरियो डिवाइड कर दे रहा है सीधा सीधा सा। पहला सिनेरियो हमने कवर कर लिया, दूसरे सिनेरियो का ये फर्स्ट पार्ट भी डन है। अब इसका प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट फेल हो जाता है कि जॉइंटली वो लोग जॉइंटली एक एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो पा रहे रिटन एग्रीमेंट में, तो अब वो लोग को क्या करना है? तो अगर जॉइंटली लैंडलॉर्ड और टेनेंट एग्रीमेंट पे एंटर नहीं कर पा रहे, तो वो लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट है वो लोग सेपरेटली अलग अलग अपने टेनेंसी के पर्टिकुलर्स को अलग अलग जाके रेंट कंट्रोलर के पास फाइल कर देंगे। ठीक है, अब जो भी इस टेनेंसी एग्रीमेंट का फॉर्मेट होगा या जिस मैनर में फाइल करना और कितने टाइम पीरियड के अंदर फाइल कर देना है, वो सब बाद में प्रिस्क्राइब किया जाएगा थ्रू रूल्स और बाय नोटिफिकेशन। आई होप दिस सेक्शन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 5 जो बात करता है रेंट टू बी एज अग्रीड। रेंट की बात करता है कि टेनेंसी के लिए कितना रेंट लगेगा। तो ये बात करता है द रेंट पेबल फॉर एनी अकोमोडेशन shall, subject to other provision of this act, be such as may be agreed upon between the landlord and the tenant। सिंपल सा बात है भाई, अगर हम टेनेंसी एग्रीमेंट बना रहे हैं तो जो रेंट होगा उसको किन के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए? लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो अग्री हो रहा है कि भाई इतना रेंट होगा तो उतना रेंट होगा, लेकिन उसमें क्या है कि वो जो रेंट आप डिसाइड करेंगे दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। अब रेंट में, ये तो रेंट हो गया अकोमोडेशन का। अब रेंट में क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है? तो रेंट विल नॉट इंक्लूड द चार्जेस, एमिनिटीज़ के लिए जो चार्जेस पे किया जाता है वो नहीं इंक्लूडेड है रेंट में। उसके लिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट चाहे तो अलग से एग्रीमेंट कर सकते हैं कि एमिनिटीज़ के लिए कितना चार्जेस लेंगे लैंडलॉर्ड, और उसी अकॉर्डिंग वो पेबल होगा। अब रेंट पे कब किया जाएगा, ये काफ़ी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है जिसमें रेंट कंट्रोल एक्ट आता है। अब देखिए, पहली बात तो ये कह रहा है कि टेनेंट को रेंट पे करना है। टेनेंट शैल पे द रेंट बाय द 15th डे, 15वां दिन पे रेंट पे करना है। लेकिन किसका?
ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ फॉर विच द रेंट इज पेबल। मान लीजिए अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी एंड होगा, मुझे जनवरी का रेंट देना है, तो मुझे जनवरी का रेंट कब देना है? फरवरी के 15th डे तक दे देना है, ठीक है। या ये तो जनरल रूल है। और यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे अनलेस अग्रीड अदरवाइज, मतलब लैंडलॉर्ड और टेनेंट चाहे तो कुछ अदरवाइज एग्रीमेंट कर सकते हैं कि 15 दिन नहीं देना है, कि या फिर जनवरी एंड होगा तभी दे देना है, या फेब के स्टार्टिंग में दे देना है। दैट इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। और वैसे जनरल रूल है कि नेक्स्ट फॉर जिस मंथ का रेंट देना है, उसके बाद जो नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ आएगा उसके 15वें तारीख तक आपको रेंट पे कर देना है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 6, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। इसका कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इससे भी बनते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा? थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। कब बनाएगा? विद इन 30 डेज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के 30 डेज के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को एक रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल बनाना है। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 30 डेज, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल बनेगा किन टर्म्स में? तो आर्टिकल 323B में ट्रिब्यूनल की बात की गई है, उन्हीं टर्म्स के अकॉर्डिंग ये हमारा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल भी बनेगा, और उस ट्रिब्यूनल का नाम होगा छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। और ये ट्रिब्यूनल क्यों बनाया जा रहा है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ट्रिब्यूनल? तो गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजन को इफेक्ट देने के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, पहला। दूसरा पर्पस है एडजुडिकेशन और ट्रायल ऑफ एनी डिस्प्यूट्स, कंप्लेंट्स और ऑफेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू रेंट, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल अलग से बना दिया गया है रेंट कंट्रोल के लिए, तो रेंट से रिलेटेड जितने भी एडजुडिकेशन के मैटर्स होंगे, ट्रायल के मैटर्स होंगे, जितने भी डिस्प्यूट्स अराइज होंगे, कंप्लेंट्स अराइज होंगे, ये ऑफेंसेस जो भी होंगे रेंट के रिस्पेक्ट में, उन सभी का जुरिस्डिक्शन रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का होगा, किसी ऑर्डिनरी कोर्ट का नहीं होगा, ठीक है। इट्स रेगुलेशन एंड कंट्रोल एंड टीनेंसी इश्यूज, जितने भी इससे रिलेटेड, रेंट से रिलेटेड, टेनेंसी से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन, कंट्रोल्स, ये सब भी होगा, वो सब का जुरिस्डिक्शन अब रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास होगा, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ टाइटल एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अगर लैंडलॉर्ड या टेनेंट का टाइटल डिटरमाइन करना है, उनके ऑब्लिगेशंस को डिटरमाइन करना है, तो उसका भी जुरिस्डिक्शन रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास होगा। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन एडेड है, और ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ते हैं इसे। मैटर्स रिलेटिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और dispute regarding the titles over any property shall continue to be considered under relevant laws by the court of law। अब यहाँ पे आप देखिए, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, या टाइटल से रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट होता है, वो अभी भी कोर्ट ऑफ लॉ, जो हमारा ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन होता है, और जो हमारा ऑर्डिनरी लॉ होता है टीपीएस सीपीसी, उनके अकॉर्डिंग ही वो कवर होंगे। क्या क्या कवर होंगे? मैटर्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मैटर्स है, और जो टाइटल से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है, दैट विल बी कवर्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ, ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ एंड बाय द ऑर्डिनरी लॉ। उस मतलब इन दो चीज़ों पे रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन नहीं है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 में बात किया जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो शैल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंडेटरी है, शैल। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक चेयरमैन को, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का एक चेयरमैन को अपॉइंट करेगी। अब उस चेयरमैन का क्वालिफिकेशन पूछा जाता है। चेयरमैन जो होंगे हमारे, वो एक रिटायर्ड जज होना चाहिए हाई कोर्ट के, ठीक है, या फिर सर्विंग या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए और उनका जो रैंक है वो सुपर टाइम स्केल के बिलो नहीं होना चाहिए। अब ये सुपर टाइम स्केल क्या होता है? मैंने तो बहुत ढूंढा, बट मुझे नहीं मिला। आपको मिलता है देन यू आर फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो इतना आप याद रख लीजिए कि जो हमारा चेयरमैन ऑफ रेंट कंट्रोल है, उसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। जो उनका क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के
रिटायर्ड या फिर सर्विंग जज। याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट जज में रिटायर्ड और सर्विंग दोनों है और उनका रैंक सुपर टाइम स्केल्स के नीचे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि ट्राइब्यूनल्स में सच अदर मेंबर्स भी होंगे जिनका क्वालिफिकेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसा स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी वैसा इन ट्राइब्यूनल्स के अदर मेंबर्स का क्वालिफिकेशन होगा, उन हिसाब से उनका अपॉइंटमेंट होगा। अब स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ रजिस्ट्रार, ठीक है, एक रजिस्ट्रार का भी अपॉइंटमेंट होगा। ये अलग से अपॉइंट है, इसे आप नोट करके रखिएगा, ये सब क्लॉज 4 में है। स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगी एज अ रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रिब्यूनल और उस ऑफिसर का जो रैंक होगा वो नॉट बिलो द कार्डर ऑफ सिविल जज क्लास 1 सिविल जज के नीचे उसका रैंक नहीं होना चाहिए, या फिर उसका रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए, उससे नीचे नहीं। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रार होंगे उनका रैंक सिविल जज क्लास 1 या फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के नीचे नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लॉज बात करते हैं कि फ्रॉम द डेट द ट्राइब्यूनल्स बिकम्स फंक्शनल which day shall be published in the state gazette the jurisdiction of all courts except the jurisdiction of supreme court under the article 136 and high court under the article 226 and 227 of the constitution shall stand excluded in respect of matters falling within the jurisdiction of the tribunal। क्या बात कर रहा है ये क्लॉज, काफी इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन से ये ट्राइब्यूनल फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है, जिसका डेट स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश करेगी नोटिफिकेशन में, उस दिन से बाकी जितने भी कोर्ट्स है उनका जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड हो जाएगा। सिर्फ 2 कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड नहीं होगा, दैट इज सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 136 और हाई कोर्ट्स का अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। इन 2 कोर्ट्स का ये 2 जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड नहीं होगा, बाकी जितने भी कोर्ट्स हैं उन सभी का जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड हो जाएगा उन मैटर्स के रिलेशन में जो ट्राइब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहे हैं, सिर्फ उन मैटर्स के रिस्ट्रिक्शन में उनका बाकी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड होगा। अब इसका प्रोवाइजो है बहुत ही सिंपल सा कि जितने भी केसेस है जो पेंडिंग हैं बिफोर किसी कोर्ट या अथॉरिटी के पास पहले से पेंडिंग है, ठीक है, ट्राइब्यूनल के इस्टेब्लिश होने से पहले से पेंडिंग है, वो सभी केसेस वहीं पे कंटिन्यू और प्रोसीड होंगे उसी ओल्ड एक्ट के अंडर ही वो सारे प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होंगे। ठीक है, अब बात किया जा रहा है नेक्स्ट कि ट्राइब्यूनल्स का जो हेडक्वार्टर्स है वो रायपुर में है और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसे प्लेसेस को और भी अदर प्लेसेस को फिक्स कर सकती है ट्राइब्यूनल्स के मैटर्स को हियरिंग करवाने के लिए, मतलब कहीं और भी ट्राइब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है ट्राइब्यूनल के बेंच को स्टेट गवर्नमेंट किसी और स्टेट में किसी और प्लेस में कॉन्स्टिट्यूट करवा सकती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे चेयरमैन और अदर मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल के सर्विस के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बाद में ये जिस तरह से प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वही होंगे। सेक्शन 7 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेंट कंट्रोलर। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेटरी है शैल अपॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये मैंडेट है कि वो एक अपॉइंट करेगी। क्या अपॉइंट करेगी? एक या एक से ज़्यादा ऑफिसर्स जिसका रैंक डेप्यूटी कलेक्टर के रैंक के नीचे ना हो। मिनिमम रैंक क्या चाहिए हमें रेंट कंट्रोलर के लिए? दैट नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर। उसको स्टेट गवर्नमेंट रेंट कंट्रोलर बनाएगी उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर, जो स्पेसिफाइड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, रेंट कंट्रोलर जो है वो सब ऑर्डिनेट होंगे रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के। तो सबसे ऊपर होगा हमारा रेंट, सबसे ऊपर हमारा होगा ट्रिब्यूनल के बाद हमारे होंगे रेंट कंट्रोलर। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैंडेटरी है स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करना है एक रेंट कंट्रोलर का रैंक डेप्यूटी कलेक्टर के रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए।
ठीक है। रेंट कंट्रोलर अपने ही टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करेंगे और उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगा वो स्पेसिफाई करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है। और जो रेंट कंट्रोलर है वो सबऑर्डिनेट होंगे रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 8। ये बात करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। अब ये बात करते हैं कि रेंट कंट्रोल शैल हैव सच पावर्स एज द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन वेस्ट इन इट। रेंट कंट्रोल के ट्रिब्यूनल के पास सिर्फ वही पावर्स होंगे जो पावर्स उसको गवर्नमेंट वेस्ट करेगी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। ठीक है। अब इनमें क्या क्या पावर इंक्लूडेड है, क्या क्या पावर वेस्ट किया जा सकता है। पहला है enabling and ensuring the active existence of rent controller। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल ये ध्यान देगी और ये चीज़ को enable और ensure करेगी कि हमारे पास एक active existence of rent controller है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेंट कंट्रोलर है। सबसे पहले इंश्योरमेंट तो यही करना है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को। दूसरा है फंक्शनिंग एज एन एपिलेट authority to consider applications of all persons aggrieved by the order of rent controller। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल एज एन एपिलेट बॉडी काम कर रही है। कंट्रोलर के किसी डिसीजन से अगर कोई पर्सन उससे एग्रीव्ड फील करते हैं तो वो उस कंट्रोलर के ऑर्डर को कहाँ जाके चैलेंज कर सकते हैं, कहाँ जाके अपील कर सकते हैं, तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास। याद रखेंगे कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल इज एन अपीलेट अथॉरिटी। किसके लिए अपीलेट अथॉरिटी? फॉर द ऑर्डर पास बाय द रेंट कंट्रोलर। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एज वाज एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट इन adjudicating matters under the repealed act। The Rent Control Tribunal shall have powers to punish for contempt of its authority as it were a high court। अब यहाँ पे इसके पावर्स की बात की जा रही है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का। ये कहा जा रहा है कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल उसी तरह से अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे जिस तरह से हाई कोर्ट ओल्ड एक्ट के अंदर अपने पावर्स को एक्सरसाइज करता था। फिर बात किया जा रहा है कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास ये भी पावर्स है कि वो किसी पर्सन को अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सके, उसी तरह से जैसे कि एक हाई कोर्ट करता, या उस तरह से पनिश कर सके जैसे वो कर पाता अगर वो एक हाई कोर्ट होता। सिंपल सा बात है भाई, हाई कोर्ट जिस तरह से कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल भी उसी तरह से पनिश कर सकता है। हाई कोर्ट जिस तरह से पुराने एक्ट जो रिपील्ड हो चुकी एक्ट, जो इससे पहले एक्ट था, उसके जगह पे हाई कोर्ट जिस तरह से एडजुडिकेशन करता था, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल भी सिमिलरली वैसे ही एडजुडिकेट कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा पावर्स एंड फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोलर। Rent controller shall exercise such powers and perform such function and discharge such responsibility within its territorial jurisdiction as the government may by notification vest in him। ठीक है। पहले तो सिंपल सा जनरल सा ये है कि रेंट कंट्रोलर के पास वो सभी पावर्स होंगे, वो सभी फंक्शंस होंगे और वो सभी ड्यूटीज उसको डिस्चार्ज करनी पड़ेगी अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा उसमें वेस्ट करेगा। ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, विच शैल इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होना ही चाहिए। पहला है रेंट कंट्रोल का ड्यूटी, सिंपल सा उसको रखा ही इसीलिए गया है कि जो डिस्प्यूट अराइज होगा लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, उन डिस्प्यूट को वो रिकंसाइल करेगा। ठीक है। दूसरा है वो सिक्योर करेगा राइट्स, लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स का जो भी राइट्स उनको अवेलेबल है इस एक्ट के अंदर, उन राइट्स को वो सिक्योर करेगा। रेंट कंट्रोलर उन राइट्स को सिक्योर करेगा। थर्ड है इसका enforcing the obligations enjoined upon landlords and tenants under this act। जो भी ऑब्लिगेशंस है लैंडलॉर्ड या टेनेंट्स के उनको एनफोर्स कराएगा। इसका नेक्स्ट सेक्शन बात करता है ऑल द प्रोसीडिंग्स बिफोर द रेंट कंट्रोलर शैल ऑर्डिनरी कंक्लूड विद इन 6 मंथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेंट कंट्रोलर के पास जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको 6 महीने के अंदर आपको कंक्लूड करना ही है। और ये 6 महीना कब से स्टार्ट होगा, इसकी काउंटिंग कब से स्टार्ट होगी?
तो उस डेट से जिस दिन पहला अपीयरेंस हुआ था रिस्पोंडेंट का, ऐसा क्वेश्चन आने की मुझे तो लगता है इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर भी थोड़ा डेप्थ में ही पूछा गया था। तो 6 महीने के अंदर अंदर रेंट कंट्रोलर को कंक्लूड कर देना है ऑर्डिनरीली। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को आप हटा दीजिए, पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, वो 6 महीना हम गिनेंगे जिस दिन रिस्पोंडेंट का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था सम्मन्स देने के बाद। जो सम्मन्स इशू हुआ था उसको अपीयरेंस के लिए, उस सम्मन के रिस्पॉन्स में जिस दिन रिस्पोंडेंट पहली बार आया, पहली बार उसने अपना अपीयरेंस दिया, उस डेट से लेके 6 महीने तक। ठीक है, और ये तो जब रिस्पोंडेंट आ गया, और फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिस्पोंडेंट इज सेट एक्स पार्टे। अब रिस्पोंडेंट आया ही नहीं, और रिस्पोंडेंट आया नहीं तो उसका हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग इस प्रोसीडिंग को एक्स पार्टे आगे बढ़ा देगा रेंट कंट्रोलर। एक्स पार्टे मतलब बिना रिस्पोंडेंट के, दूसरी पार्टी नहीं आ रही है तो ना आए, टाइम हमारा इंपॉर्टेंट है, हम उसको एक्स पार्टे कर देंगे। तो जिस दिन से रिस्पोंडेंट एक्स पार्टे सेट हुआ है उस दिन से लेके 6 महीना तक ऑर्डिनरीली रेंट कंट्रोलर को प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करना है। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 बात करता है प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द रेंट कंट्रोलर एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। अब देखिए ये जो सेक्शन है ये दोनों के लिए है, रेंट कंट्रोलर के लिए भी और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के लिए। याद रखिएगा कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल इज एन एपिलेट बॉडी, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल इज एन एपिलेट बॉडी फॉर द डिसीजंस या फिर ऑर्डर पास बाय द रेंट कंट्रोलर। यहाँ आपको दिक्कत है, आप अपील में यहाँ चले जाइए। नंबर 1, जो रेंट कंट्रोलर है और जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है, दे आर नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर्स लेड डाउन बाय द सीपीसी। अब सीपीसी में जो इतना लंबा चौड़ा हमारा प्रोसीजर है, रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल उन प्रोसीजर्स के द्वारा, उन प्रोसीजर्स से बाइंडेड नहीं है। अब सिंपल सा रीज़न है, ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश ही इसलिए किया गया ताकि जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा फास्ट वर्क कर सके। ठीक है, अब सीपीसी के टेक्निकलिटीज़ में पढ़ेंगे अगर हम लोग, तो ट्रिब्यूनल और कंट्रोलर का भी काम स्लो हो जाएगा। ठीक, वैसे तो दे आर नॉट बाउंड बाय इट, लेकिन दे शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स है दे शैल बी गाइडेड बाय दैट, और इस एक्ट के जो भी अदर प्रोविजंस है या रूल्स है उससे भी दे आर गाइडेड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। But shall be guided by the principles of natural justice and subject to other provisions of this act or the rules made thereunder, and shall have powers to regulate their own procedure। उनके पास पावर है अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए, एंड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग द फंक्शंस अंडर दिस एक्ट दे शैल हैव द सेम पावर्स as vested in the civil code under the code of civil procedure while trying a suit or appeal in respect of following matters namely। यहाँ तक हम लोग रुकते हैं और ज़रा इसको समझते हैं। पहले तो बात कर रहा है कि सीपीसी से ये लोग बाउंड नहीं है। दूसरा बात सिंपल सा है कि सीपीसी से बाउंड नहीं है तो अपने विम्स या कैप्राइज पे तो काम कर नहीं सकता, तो दे आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस सिंपल सा बात है, ऑडी ऑल्टम पार्टम वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से ये लोग बाउंड रहेंगे। और किस चीज़ के सब्जेक्टेड है, मतलब ये चीज़ तो हो गया, अब किस चीज़ को ये लोग फॉलो करना है, इस एक्ट में बाकी के जितने प्रोविजंस है या फिर जो रूल्स बाद में बनाए जाएंगे उनके अंदर ही रह के इनको अपना काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके पास अपना खुद का पावर्स, इनके पास पावर्स है कि वो अपना प्रोसीजर रेगुलेट कर सके। अपना फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए उनके पास सेम पावर्स है, फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए मतलब प्रोसीडिंग सुनने के लिए उनके पास सेम पावर्स है जो एक सिविल कोड के पास होता है। सीपीसी के अंदर सिविल कोड को जो पावर्स दी गई है वो सेम पावर्स इनको भी दी गई है फंक्शंस डिस्चार्ज करने के लिए। अब ये पावर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये लोग सम्मन कर सकते हैं, सम्मन करके किसी को बुला सकते हैं और सम्मन करके किसी का अटेंडेंस को एनफोर्स भी करा सकते हैं। जिसको सम्मन दे के बुला रहे हैं उसको एग्जामिन कर सकते हैं ओथ पे।
सम्मन दे के बुलाना, उसको एग्जामिन करना ओथ पे, ठीक है। डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करवा सकते हैं। डिसीजन, अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। कमीशन इशू कर सकते हैं एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस या डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। डिसमिस कर सकते हैं पिटीशन डिफॉल्ट के लिए, या फिर उसको एक्स पार्टी डिसाइड कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ डिसमिसल को सेट असाइड कर सकते हैं ऑफ एनी पिटीशन फॉर डिफॉल्ट और एनी अदर पास बाय एक्स पार्टी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड पे ला सकते हैं एंड एनी अदर मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। अब मोटा मोटी आपको ये बात में ध्यान रखना है कि सीपीसी में जो सिविल कोर्ट को पावर्स दी गई है अपना फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब एडजुडिकेशन करने के लिए, वो सभी सेम पावर्स जो हमारा रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है उन दोनों के पास भी सेम पावर्स है। जैसे कि क्या क्या पावर्स है, सम्मन करके बुलाना, एग्जामिन करना, डिस्कवरी और प्रोडक्शन करवाना डॉक्यूमेंट का, अपने डिसीजन को रिव्यू कराना, ठीक है। कमीशन इस्टेब्लिश करके विटनेस का एग्जामिनेशन कराना या डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन कराना, पिटीशन को डिसमिस करना डिफ़ॉल्ट के वजह से, या फिर डिसमिस किया हुआ पिटीशन को सेट असाइड करना जिसको डिसमिस कर दिया गया था डिफ़ॉल्ट, या फिर जिसको एक्स पार्टे पास किया गया था उन पिटीशन को सेट असाइड कर देना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड में लाना, और भी कुछ जो प्रिस्क्राइब्ड है वो भी वो काम कर सकते हैं। अब बात है थोड़ा इम्पोर्टेंट, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट एनी एडजर्नमेंट विदाउट रिटन एप्लीकेशन एंड रिकॉर्डिंग द रीजन देयरफॉर इन राइटिंग। अब रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को अगर एडजर्नमेंट देना है किसी भी मैटर में, तो वो उसके लिए आपको एक रिटन एप्लीकेशन फाइल करना मैंडेटरी है, शैल वर्ड का यूज़ किया गया है, और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को रीजंस रिकॉर्ड करना होगा कि वो क्यों एडजर्नमेंट दे रहे हैं, उन रीजंस को भी राइटिंग में रिकॉर्ड करना होगा, और जो आप एप्लीकेशन देंगे एडजर्नमेंट के लिए वो भी रिटन में ही होना चाहिए। कोई भी प्रोसीडिंग जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल और रेंट कंट्रोलर के पास होती है उसको हम मान लेंगे शैल बी डीम टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स बताइए, तो आप याद रखिए दैट कोई भी प्रोसीडिंग्स जो रेंट कंट्रोलर या रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास हो रही है दैट विल बी कॉल्ड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 193 एंड 228 for the purpose of section 196 of Indian Penal Code, and the rent controller shall be deemed to be a civil court for the purpose of section 195 and chapter 26 of the Code of क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इतना आपको अंदर नहीं घुसना, आपको बस याद रखना कि इट विल बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, और इसे हम लोग डीम करते हैं सिविल कोड। अब किस पर्पस के लिए डीम करते हैं, तो सेक्शन 195 और चैप्टर 26 ऑफ द सीआरपीसी के लिए। नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। आई थिंक ये एक्ट बस अब खत्म ही होने वाला है, आधा घंटा का समय हुआ। आई थिंक बाकी एडुकेटर से तो कम ही समय लिया है मैंने, इधर उधर की बातें भी नहीं की है। सेक्शन 11 एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। रेंट कंट्रोलर शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी एग्जीक्यूट इन द मैनर prescribed a final order or any other order passed under this act by adopting one or more of the following modes। क्या बात किया जा रहा है कि रेंट कंट्रोलर जो है वो जो पार्टी के फेवर में ऑर्डर पास किया उसने वो पार्टी एप्लीकेशन देगी, या फिर एनी पार्टी लिखा हुआ है मतलब कोई भी पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है रेंट कंट्रोलर को, एक एप्लीकेशन देगी एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो रेंट कंट्रोलर एग्जीक्यूट कराएगा उस मैनर में जो प्रिस्क्राइब किया गया फाइनल ऑर्डर में या एनी ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट। अब देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन जरूरी नहीं है कि फाइनल ऑर्डर पास होने के बाद ही हो, वो कोई भी ऑर्डर जो बीच में भी कोई ऑर्डर पास किया जाता है ना, प्रीलिमिनरी ऑर्डर्स या फिर ऐसे ही कोई भी ऑर्डर स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी ऑर्डर पास कर दिया, तो उन ऑर्डर्स को भी वो एग्जीक्यूट करवा सकता है कोई भी पार्टी, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन करवाएगा कैसे रेंट कंट्रोलर, तो इनमें से वो कोई भी एक मोड को अपना सकता है। अटैचमेंट करा सकता है, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी करा देगा अपोजिट पार्टी का। जैसे ए और बी है, उसमें ए ने अप्लाई किया एग्जीक्यूशन के लिए बी के अगेंस्ट, तो हमारा रेंट कंट्रोलर बी का प्रॉपर्टी को अटैच
और सेल करा सकता है दोनों मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को। अगर एग्जीक्यूशन में वो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम करता है अपोजिट पार्टी, तो ऐसा हम देखते हैं कि उसका अरेस्ट और डिटेंशन भी करवा सकते हैं। उसके बैंक अकाउंट्स को भी अटैच करा सकते हैं अपोजिट पार्टी के, और उस बैंक अकाउंट को जो हमने अटैच कराया है उस अकाउंट से सेटिस्फैक्शन ऑफ अमाउंट उस ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई जितने पैसों में, जितने अमाउंट में अगले बंदे का क्लेम या ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, ऑर्डर सेटिस्फाई हो जाए, उतना वो उस अटैच बैंक अकाउंट से ऑर्डर कर सकता है पेमेंट कराने के लिए। सैलरी अटैच कराया जा सकता है, अलाउंसेस अटैच कराया जा सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट का या किसी नेशनलाइज लोकल अथॉरिटी कॉरपोरेशन। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी एडवोकेट को एज अ कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है, उसको रेम्यूनरेशन भी पे करेगा इस एग्जीक्यूशन कराने के लिए। ठीक है, अरे सिंपल सा बात है, एग्जीक्यूशन कराने के लिए वो कुछ भी कर सकता है जो सिविल कोर्ट कर सकता है। अगर आपने सीपीसी पढ़ा है तो आपको इन सब चीज़ का अंदाज़ा होगा। अगर आपने सीपीसी में एग्जीक्यूशन वाला ऑर्डर पढ़ा है तो दिस इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू। अपॉइंट चलो एक बार पढ़ ही लेते हैं। एक एडवोकेट को एज अ कमिश्नर अपॉइंट करता है, उस एडवोकेट को रेन्यूमरेशन मिलेगा आप उसका काम करने के लिए। ठीक है, या फिर डिप्यूट कर सकता है कोई ऑफिसर किसी ट्रिब्यूनल का या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का या किसी लोकल बॉडी का कोई ऑफिसर को वहाँ डिप्यूट कर सकता है कि वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराए। नेक्स्ट हमारा मैनर है डिलीवरी करना पोजेशन का, पोजेशन ऑफ द प्रीमाइस टू द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है उसको प्रीमाइस का पोजेशन डिलीवर करवाना। ये सब आप पढ़ सकते खुद से भी। आगे हम लोग बढ़ते। द कंट्रोलर में इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द फाइनल ऑर्डर और एनी ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट रिक्वायर द हेल्प फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल बॉडी और द पुलिस। अगर कंट्रोलर को इनमें से किसी का हेल्प लेना है तो वो हेल्प ले सकती है, किनका किनका, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल बॉडी और पुलिस, फाइनल ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए या फिर कोई भी अदर ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द टेनेंट, इंपॉर्टेंट है काफी, इफ द टेनेंट डज नॉट वेकेट द प्रीमाइसेस विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ certificate for recovery of possession, he shall be liable from the date of issue of certificate for recovery of possession to pay mean profit at the rate of 2 times the rent in case of accommodations let out for residential purpose, and at the rate of 3 times the rent in case of accommodation let out for commercial purpose, and at the rate of 3 times the rent in case certificate for recovery of immediate possession has been issued। काफी important point है, बोल रहा है अगर किसी टेनेंट के अगेंस्ट सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन पास कर दिया गया है तो उस टेनेंट को 3 महीने के अंदर अंदर प्रीमाइस को वेकेट करना होगा, प्रीमाइस को खाली करना पड़ेगा। अगर वो प्रीमाइस को खाली नहीं करता है, जिस दिन इशू ऑफ सर्टिफिकेट हुआ है, रिकवरी ऑफ पोसेशन का सर्टिफिकेट जिस दिन इशू हुआ है, अगर वो 3 महीने के अंदर प्रीमाइस खाली नहीं करता है तो उसको मीन प्रॉफिट देना पड़ेगा। अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अकोमोडेशन मिला था तो जो मीन प्रॉफिट होगा वो 2 गुना होगा रेंट का, 2 times द रेंट। अगर कमर्शियल पर्पसेस के लिए एकोमोडेशन दिया गया था और वो वेकेट नहीं कर रहा है 3 महीने के अंदर अंदर सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन पास होने के बाद, तो उसे मीन्स प्रॉफिट पे करना होगा 3 times द रेंट। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर जो हमारा सर्टिफिकेट पास हुआ था अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ इमीडिएट पोजेशन था कि भैया तुरंत तुरंत खाली करो, तुरंत वेकेट करो और तुरंत लैंडलॉर्ड को पोजेशन दो, अगर वो इमीडिएट पोजेशन का सर्टिफिकेट था तब आपको हर केस में, अगर वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भी बिल्डिंग लेट आउट की गई थी तो आपको तब भी 3 times द रेंट एज अ मीन प्रॉफिट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है द रेंट कंट्रोलर शैल कंडक्ट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू अ फाइनल ऑर्डर और एनी ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट इन summary manner and dispose of the application for execution made under this section within 45 days from the date of service of notice to the opposite party। very important। ठीक है,
मैनर क्या होगा इस एक्ट में, किसी भी मैटर या एप्लीकेशन को डिस्पोज करना, तो समरीली चलेगा मैटर। और एग्जीक्यूशन है, ठीक है, एग्जीक्यूशन है तो उससे 45 डेज के अंदर अंदर करवा देना है। अपोजिट पार्टी को नोटिस मिलने के 45 डेज के अंदर अंदर एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए, रेंट कंट्रोलर शैल कंडक्ट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू फाइनल ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट इन समरी मैनर। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो होगा वो समरी मैनर में होगा, 45 डेज के अंदर अपोजिट पार्टी को नोटिस मिलने के बाद हो जाना चाहिए। और जो ओरिजिनली हम लोग पढ़े थे कितने टाइम में सेटल हो जाना चाहिए, आई होप आपको वो याद है। एक्सप्लेनेशन, फाइलिंग एन अपील और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर द ऑर्डर of issue of certificate for recovery of possession or immediate possession will not save the tenant from his liability to pay mean profit। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो टेनेंट के अगेंस्ट में सर्टिफिकेट पास हो गया कि पोजेशन वापस करो लैंडलॉर्ड को, और टेनेंट जो है वो थोड़ा चालाक किस्म का व्यक्ति है या फिर जेन्युइनली भी जाके वो अपील फाइल कर देता है या फिर कोई अदर प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देता है ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपील फाइल करने से बच जाएगा या फिर उसको मीन प्रॉफिट नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने अपील फाइल किया है या कोई और प्रोसीडिंग इनिशिएट किया है तब भी आपको मीन प्रॉफिट्स देना पड़ेगा, और उसी रेट से देना पड़ेगा जो आप पहले हम लोग पढ़ के यहाँ तक आए हैं। ठीक है, कितना था एक बार देख लीजिए, 2 टाइम्स ऑर्डिनरी केस में, 3 टाइम्स कमर्शियल केसेस में, और इमीडिएट पोजेशन है तब भी 3 टाइम्स। ठीक है, अनलेस, ये तो जनरल हो गया, अनलेस स्पेसिफिकली ऑर्डर्ड अदरवाइज बाय द एपिलेट रेंट कंट्रोलर और द कोर्ट बिफोर विच सच एन ऑर्डर इज अंडर चैलेंज, एंड इफ द ऑर्डर ऑफ इशू ऑफ रिकवरी सर्टिफिकेट इज फाइनली मेंटेन्ड, द टेनेंट शैल बी लाइबल टू पे मीन प्रॉफिट एट द रेट स्पेसिफाइड। ठीक है, ये तो जनरल था कि वो बच नहीं पाएगा, उसको मीन प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। लेकिन एक सेविंग क्लॉज दे दिया है कि अगर रेंट अपीलेट रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल या कोई कोर्ट जिसके बिफोर वो ऑर्डर को चैलेंज किया था, अगर वो स्पेसिफिकली ऑर्डर कर देता कि नहीं अभी रेंट मीन प्रॉफिट नहीं पे करना है, अगर वो कोर्ट ऐसा ऑर्डर करता है तो वो पे नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके चैलेंज में अगर जो हमारा रिकवरी सर्टिफिकेट है वो मेंटेन रहा, वो डिसमिस नहीं हुआ, तो टेनेंट इज लाइबल, टेनेंट शैल बी लाइबल, उस पर ये मैंडेटरी है कि वो फिर मीन प्रॉफिट पे करेगा उसी रेट्स में जो रेट हम लोग पढ़ सकते हैं, 2%, 3% एंड 3% फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिकवरी सर्टिफिकेट वॉज इनिशियली इशूड। जिस दिन रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसके बाद अगर टेनेंट उसके अगेंस्ट अपील में चला गया, अगर एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल में ने मींस प्रॉफिट के लिए ऊपर स्पेसिफिकली ऑर्डर पास कर दिया कि अभी नहीं पे करना है, और बाद में हमारा जाके जो रिकवरी सर्टिफिकेट था वो मेंटेन हो जाता है, वो डिसमिस नहीं होता है, तो जो टेनेंट है उस पे ये लाइबिलिटी है, टेनेंट शैल बी लाइबल, टेनेंट को मीन प्रॉफिट पे करना ही पड़ेगा। और किस दिन से करना पड़ेगा? जिस दिन इनिशियली रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया गया था उस दिन से। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 12, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट के क्या क्या राइट्स होंगे और उनके ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशन है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेमी इम्पोर्टेंट सेक्शन, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जितने भी टेनेंट्स हैं उनका राइट कहाँ मेंशन है? शेड्यूल 1 में। ठीक है, द ट्राइब्यूनल एंड द रेंट कंट्रोलर shall act at all times to secure to tenant these rights। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल और रेंट कंट्रोलर को हमेशा ये ध्यान रखना है कि टेनेंट्स के जो राइट्स मेंशन्ड है शेड्यूल 1 में वो राइट्स उसको मिले। एवरी लैंडलॉर्ड शैल हैव राइट्स अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2। टेनेंट्स के राइट शेड्यूल 1 में, लैंडलॉर्ड्स के राइट शेड्यूल 2 में। याद करने वाली चीज़ है, याद रखिएगा। The tribunal and the rent controller shall act at all times to secure to the landlord these rights। ट्रिब्यूनल और रेंट कंट्रोल के ऊपर जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो इस तरह से एक्ट करे कि जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स का राइट्स मेंशन्ड है वो ऑल टाइम सिक्योर रहे। अगर कभी इन केस ऑफ अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, अगर कभी लैंडलॉर्ड या टेनेंट का इंटरेस्ट में क्लैश हुआ, ठीक है, और एनी पॉइंट ऑफ डाउट या कोई पॉइंट ऑफ डाउट इन रिस्पेक्ट टू मैटर्स रिलेटिंग टू रेंट, कोई डाउट रेज हुआ, तो बेनिफिट देयर ऑफ शैल बी ग्रांटेड टू द टेनेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेनिफिट किसको मिलेगा?
टेनेंट को मिलेगा। कब मिलेगा? जब कोई डाउट राइज होता है इन रिस्पेक्ट टू मैटर्स रिलेटिंग टू रेंट, रेंट से रिलेटेड कोई डाउट रेज हो रहा है या फिर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, तो बेनिफिट मिलेगा टेनेंट को। बहुत ही जनरल है। अगर आप रेंट कंट्रोल एक्ट का जनरल पर्पस समझते हैं तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। रेंट कंट्रोल एक्ट को लाया ही इसलिए गया था कि टेनेंट के राइट्स को, मेजरली टेनेंट्स के राइट्स को प्रिजर्व किया जा सके। In case of clash of interest of the landlord and the tenant, and on any point of doubt in respect to matters relating to returning possession of the accommodation to tenant, ठीक है, benefit thereof shall be given to landlord. Again an important point, अगर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, किस बात पे? ऑन एनी पॉइंट ऑफ डाउट in respect to matters relating to returning of possession, पोजेशन का रिटर्निंग या एकोमोडेशन का रिटर्निंग के लिए अगर कोई डाउट है तो उसका बेनिफिट हमारा लैंडलॉर्ड को मिलेगा। ठीक, फिर से हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। अगर पहला केस है कि अगर कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है लैंडलॉर्ड या टेनेंट को किसके रिस्पेक्ट में, रेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स में अगर डाउट है या क्लैश है तो टेनेंट को बेनिफिट मिलेगा। अगर रिटर्निंग ऑफ पोजेशन या एकोमोडेशन वाले में डाउट है तो लैंडलॉर्ड को बेनिफिट मिलेगा। एवरी लैंडलॉर्ड शैल हैव ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3, लैंडलॉर्ड्स के ऑब्लिगेशंस किस में मैंशनड है? शेड्यूल 3 में मैंशनड है। द ट्राइब्यूनल एंड द रेंट कंट्रोलर शैल एक्ट एट ऑल टाइम टू एनफोर्स अपॉन द लैंडलॉर्ड दीज ऑब्लिगेशंस। वेरी सिंपल, एवरी टेनेंट, हर टेनेंट का जो ऑब्लिगेशंस है वो हमारा शेड्यूल 4 में है। याद रखने की चीज़ें हैं ये सारी, कौन से शेड्यूल में क्या है। द ट्रिब्यूनल एंड द रेंट कंट्रोलर शैल act at all times to enforce upon the tenant these obligation। ठीक है, any willful attempt, willful लिखा हुआ है, any willful attempt or act by the landlord to undermine or deny to the tenant the rights available to him in terms of schedule 1 shall constitute an offence under this act, punishable with fine not exceeding rupees 5,000 और सिर्फ फाइन नहीं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months और बोथ। अगर लैंडलॉर्ड कोई विलफुल अटेम्प्ट करता है कि टेनेंट्स के जो राइट्स उसको अवेलेबल है शेड्यूल 1 के अंदर, अगर लैंडलॉर्ड उन राइट्स को अंडरमाइन करता है या उन राइट्स को डिनाई करता है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो एक ऑफेंस है और उस ऑफेंस की पनिशमेंट में फाइन हो सकता है 5,000 रुपीज़ का, या आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 महीने का, या फिर दोनों भी हो सकता है। Any willful attempt or act by the tenant to undermine or determine the landlord's the right available to him in terms of Schedule 2 shall constitute an offence under this act, punishable with fine not exceeding 5,000 or simple imprisonment for a term not exceeding 3 months or both। दोनों केसेस में सेम है। अगर लैंडलॉर्ड कोई ऐसा काम करता है जिससे टेनेंट का राइट अंडरमाइन हो या टेनेंट का राइट डिनाई हो, या फिर टेनेंट कुछ ऐसा करता है जिससे लैंडलॉर्ड का राइट डिनाई हो या लैंडलॉर्ड का राइट को अंडरमाइन करता है वो, तो दोनों केसेस में उसे हम ऑफेंस मानेंगे और दोनों केसेस में आपको फाइन हो सकती है 5,000 रुपीज़ की, 3 महीने का आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखिए विलफुल अटेम्प्ट है दोनों जगह पे, विलफुल अटेम्प्ट। अब लिखा हुआ है एनी अटेम्प्ट, दिस इज नॉट विलफुल अटेम्प्ट, दिस इज जस्ट अटेम्प्ट। ठीक है, एनी अटेम्प्ट बाय द लैंडलॉर्ड टू नेग्लेक्ट फॉर unsubstantial or insufficient reasons the obligation enjoined upon him in the terms of Schedule 3। अगर लैंडलॉर्ड ऑब्लिगेशंस को अनसब्सटैंशियल या इनसफिशिएंट रीज़न के वजह से नेग्लेक्ट करता है तो वो भी ऑफेंस होगा और जिसकी पनिशमेंट मिलेगी फ़ाइन, जो 5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता, या फिर दोनों। और सिमिलरली कोई भी एक ऐसा अटेम्प्ट जो टेनेंट करता है अब नेग्लेक्ट करने के लिए, अनसब्सटैंशियल नेग्लेक्ट या इनसफिशिएंट रीजंस के वजह से
अगर वो उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशंस एंजॉइन किया गया है टेनेंट के ऊपर शेड्यूल 4 में, अगर वो उसको फुलफिल नहीं करता है तो वो भी ऑफेंस होगा, और सिमिलरली उसके ऊपर भी फाइन लगेगा। उस फाइन का अमाउंट 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, या फिर आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट भेजा जाएगा जिसका टर्म 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, या फिर दोनों। हमारा आई थिंक अब ख़त्म ही होने वाला है। नेक्स्ट है अपील। Notwithstanding anything to the contrary, notwithstanding anything to the contrary, let me just change the color of the ink. Notwithstanding anything contrary contained in this act, landlord and or tenant aggrieved by any order of the rent controller shall have the right to appeal in the prescribed manner within the prescribed time to the rent control tribunal. Appeal against an order of the rent control tribunal shall lie within the Supreme Court. ठीक है, इसमें हायरार्की समझ लीजिए। अगर रेंट कंट्रोलर के ऑर्डर से आप अग्रीव्ड है तो आप जाइएगा अपील लेके रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में। अगर आपको रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करना है तो आपको जाना है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ याद रखिए बीच में कहीं हाई कोर्ट का रोल नहीं है। रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट। अब ये 13A बात करता है पावर टू मेक रूल्स। ये बहुत ही जनरल सिंपल से कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गजेट में और रूल्स बनाएगी कैरी आउट करने के लिए, इस एक्ट पर्पस को फुलफिल करने के लिए रूल बनाएगी। इसमें जो भी रूल बनेगा उसको जितना जल्दी हो सके स्टेट लेजिस्लेचर जब सेशन में उसके आगे उसको रूल्स को पेश करना है, ठीक है। और रूल्स जो है ले डाउन करेगा वहाँ लेजिस्लेशन में कम से कम एटलीस्ट फॉर टोटल पीरियड ऑफ 30 days, जिसमें कंप्राइज इन 1 या 2 और मोर सक्सेसिव सेशंस में वो हो सकता है। और अगर सेशन चल ही रहा है तो सेशन के एक्सपायरी से पहले, ठीक है। A house agrees in making any modification to the rule, or the house agrees that rule should not be made, as the case may be, and notifies such decision in the official gazette. Rule shall, from the date of publication of such, have effect only in such modified form, or be of no effect, as the case may be. However, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted. ठीक है, इसमें सिंपल सा बात है, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने आपको रूल्स को पेश करना होगा। स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो उसे मॉडिफाई कर सकती है या बोलेगी कि ये रूल बनना ही नहीं चाहिए। अगर मॉडिफाई करेगी तो जो रूल का इफेक्ट होगा वो उस मॉडिफिकेशन के साथ होगा, या फिर अगर बोल रही है कि ये रूल बनना ही नहीं चाहिए तो उस रूल का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उस रूल के मॉडिफाई होने से पहले या उसके नो इफेक्ट होने से पहले जो भी चीज़ें पहले की जा चुकी है उन सब के वैलिडिटी पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं होगा, वो सब वैलिड रहेंगे। फिर रिपील्स एंड सेविंग है, आई थिंक दिस इज द लास्ट सेक्शन, सेक्शन 14, रिपील्स एंड सेविंग। रिपील्स एंड सेविंग सिंपल सा बात करता है ऑन दिस एक्ट बिकमिंग लॉ, जब ये एक्ट लॉ बन जाएगा तो ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा जो हमारा पुराना लॉ था, कौन सा लॉ था, छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, इन इट्स एप्लीकेशन टू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, वो रिपील हो जाएगा। द रिपील अंडर सब सेक्शन 1 shall not affect the previous operation of this enactment so repealed, and anything done or action taken or deemed to have been done or taken by or under the provision of the repealed enactment shall। अब रिपील enactment के अंदर जो कुछ भी काम हुआ था उन पे कोई असर नहीं होगा, that will remain valid so far as it is not inconsistent with the provisions of this act। ठीक है, इस एक्ट इस एक्ट के प्रोविजन के साथ inconsistent नहीं है, it will have no effect on them। Being deemed to have been done or taken the provision of this act shall continue to be forced unless and until suspended by any law or any action taken under this act। छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन एक्ट के अंदर जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी एक्शन लिया गया था, जो भी डेलीगेशन, अपॉइंटमेंट, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, डायरेक्शन, नोटिस इशू, ये सब जो भी किया गया था वो जो है जब तक अगर वो इस एक्ट के इनकन्सिस्टेंसी में नहीं है तो वेल एंड गुड वैलिड रहेगी। ठीक है, हम उसे मानेंगे कि वो इसी एक्ट के अंदर हुआ है और तब तक माना जाएगा। इट विल रिमेन इन फोर्स जब तक कि उसको सस्पेंड नहीं किया जाए या फिर कोई एक्शन ऐसा ना लिया जाए इस एक्ट के अंदर जिससे वो सस्पेंड हो जाए। जब तक कुछ किया नहीं जाएगा इस न्यू एक्ट के अंदर तब तक ओल्ड एक्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी अपॉइंटमेंट, डेलीगेशन, पावर्स जो कुछ भी दिए गए थे दैट विल रिमेन वैलिड। शेड्यूल 1 टेनेंट्स के राइट्स की बात करता है, ये आप देख लेंगे खुद से, पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं या फिर PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। शेड्यूल 2 लैंडलॉर्ड्स के राइट की बात करता है। शेड्यूल 3
शेड्यूल 3 हमारा ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करता है और शेड्यूल 4 हमारा फिर से टेनेंट्स के ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करता है। ठीक है, इसमें ये जो सोशल न्यूजेंस वाला है इसे आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सोशल न्यूसेंस वाला ऊपर भी पॉइंट एक था हमारा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।